नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं का पाठ 10 गुंजन पुस्तिका, हिंदी गुंजन पुस्तिका, उसका 10वां पाठ है एक स्वप्न साकार हुआ अमर ज्योति। तो ये पाठ जो है वो किसने लिखा था? जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं, उन्होंने लिखा था। तो उनका नाम क्या है कि आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो उसका नाम है डॉक्टर उमा तुली, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेविका है और उनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर हम करेंगे। और आपको कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताया करो कि मैम इसका अर्थ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वैसे पाठ पढ़ने से सब पता ही चल जाता है, पर संक्षेप में मैं आपको बता देती हूँ कि एक स्वप्न साकार हुआ अमर ज्योति। ये एक साक्षात्कार हुआ था, ठीक है, यानी कि एक इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू हुआ था उमा जी का। और उनसे पूछा गया कि आपके मन में ये बात कैसे आई कि एक स्वप्न साकार हुआ, कि आपका क्या सपना था, क्या आप सोचते थे, और आप इतनी बड़ी समाज सेविका बनी हो कि जो कि गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीबों की मदद करना। तो ये आपके अंदर ये भावना कहाँ से आई? कोई भी काम करने से पहले भावना आती है मन में। तो जैसे कि मैंने ये चैनल बनाया था, तो मैंने किस भावना से बनाया था कि जब लॉकडाउन लगा तो फीस के कारण बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। तो मेरे आंतरिक मन में ये हुआ कि क्यों ना मैं इन बच्चों को किसी माध्यम से तो शिक्षा दे पाऊं। हिंदी विषय है मेरा, संस्कृत विषय है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से, कि मुझे नहीं पता मैनेजमेंट क्या चाहती है, क्या है क्या नहीं, पर स्कूल की वजह से क्लास से बच्चों को हटाना, ऑनलाइन क्लासेस थी उस टाइम, तो मुझे प्रेरणा मिली अंदर से। तो कोई ना कोई तो ऐसा माध्यम हो सकता है कि मैं इनको शिक्षा देना जारी रखूं, मेरे विषय में ये बच्चे आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, क्योंकि समय ऐसा था। तो मैंने शुरू किया, तो मैंने इधर उधर पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ कि बच्चों को शिक्षा मिले। फिर मैंने क्या किया, एक चैनल बनाया, उसके माध्यम से कि बच्चों को एक लेसन में एक्सप्लेन करके भेज सकूं। तो इसी प्रकार क्या है कि उमा जी को भी कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि दिल में कई बात टिस कर जाती है, कोई बात वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है हमें। फिर ऐसा ही हुआ उमा जी के साथ। उन्होंने क्या किया, एक बार की बात है कि उनके भाई के दोनों पैर कट गए थे, ठीक है, कोई मदद करने वाला नहीं था, कि सेवा संस्थान खोला उन्होंने, संस्थापक कौन है, डॉक्टर उमा तुली, तो मदद करने वाला कोई नहीं था। तो फिर उनके मन में ये रहा कि क्या, जब वो 22 वर्ष का ही था, उस टाइम वो क्या थी, कॉलेज में पढ़ती थी, और भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, उपचार नहीं हो पा रहा था, कि इलाज नहीं कर पा रहे थे, ना ही उनको कहीं ले जा सकते थे, ठीक है। तो उमा जी के मन में आया कि विकलांगों के प्रति लोगों का अजीब दृष्टिकोण होता है, उनके भाई के टांगे नहीं हैं, तो अजीब दृष्टिकोण होता है। उन्होंने समझा कि देश की परिस्थिति के अनुरूप ऐसी संस्था का आरंभ किया जाए जिसमें विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा सकती और उनको रोजगार मिले। यह विचार चलता रहा, तो उनका ये सपना ही बन गया। और सपना साकार करने के लिए उन्होंने 1982 में 1982 में पेड़ के नीचे 30 बच्चों को सामान्य रूप से और विशेष रूप से जो बच्चे थे उनको, उनके साथ यह काम शुरू कर दिया। संस्था जो कि विकलांगों के लिए बच्चों को आरंभ कर दिया गया। लेकिन आज इसमें दृष्टि बाधित जो अंधे हैं बच्चे, सीमित बुद्धि वाले, श्रवण बाधित जो सुन नहीं पाते हैं, सीखने की समस्या वाले, सभी बच्चों को शामिल कर लिया गया और धीरे धीरे इस संस्था में लोग भी जुड़ते गए, ठीक है। तो आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति सबके सामने है। तो ये एक सपना साकार हुआ, ठीक है, किनका, अमर
ज्योति संस्था बनाने का डॉक्टर उमा तुली का। तो वही सब बताया है इन्होंने पाठ में। तो अब देखते हैं कि आगे प्रश्न उत्तर। ये तो हमने छोटी संक्षेप शब्दों में समझा है। अभी है यहाँ पर मौखिक प्रश्न उत्तर कि किस घटना ने डॉक्टर उमा तुली को अमर ज्योति आरंभ करने की प्रेरणा दी। तो बच्चों उत्तर है 1965 के भारत पाक युद्ध में डॉक्टर उमा तुली के भाई घायल हो गए, उनका एक पैर काटना पड़ा। इसी घटना से उन्हें अमर ज्योति आरंभ करने की प्रेरणा मिली। ख, अमर ज्योति के कार्यकर्ता क्या करते हैं? कार्यकर्ता क्या करते हैं? जो काम करने वाले लोग हैं। अमर ज्योति के कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क कर उन्हें संस्था की जानकारी देते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ भेजने को प्रेरित करते हैं कि आप शिक्षा प्राप्त करने उधर जाओ। ठीक है, ये हो गया ख। ये है ग, इस संस्था में छात्रों को आत्मनिर्भर होने के लिए कौन कौन से कार्य सिखाए जाते हैं? कि संस्था में छात्रों को कंप्यूटर, फैशन डिजाइनिंग, गहने बनाना, बुनना, बेकरी, बिजली का काम, बढ़ई का काम आदि कार्य करवाए जाते हैं या सिखाए जाते हैं। समाज का इन बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है? समाज इन बच्चों पर दया न करके इन्हें इनका हक दिलाए, सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए सुविधाजनक बसों एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि ये अपना काम स्वयं कर सकें। ठीक है, ये हो गया घ। इसी के साथ हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर यहीं पर खत्म होते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं लिखित। अमर ज्योति आरंभ करने से पहले उमा जी ने क्या जानकारी जुटाई? तो उमा जी ने अमर ज्योति आरंभ करने से पहले विकलांग लोगों की विशेष आवश्यकताओं की जानकारी जुटाई कि विकलांग जो होते हैं उनको क्या क्या आवश्यकता होती है ताकि वो अपनी संस्था में वो शुरू कर सके। उसके बाद है ख, तुली ने कब और किस रूप में कार्य आरंभ किया? तो डॉक्टर तुली ने 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ काम शुरू किया। इसका उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम दोनों ही प्रकार के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था। इन्होंने यह संस्था अस्थि विकलांगता वाले बच्चों से आरंभ की थी। अस्थि विकलांगता क्या होती है? अस्थि यानी कि हड्डियों की विकलांगता जिनमें होती है, उन बच्चों से यह संस्था शुरू की थी। आगे देखते हैं अभी क्या है। अगला प्रश्न ग है, अमर ज्योति के बच्चों को मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई क्यों नहीं होती? तो बच्चों, अमर ज्योति में सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, इसलिए विशेष बच्चे भी साथ में रहकर समाज में अपने आप को स्थापित करना सीख जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हीन भावना नहीं होती। उन्हीं बच्चों के साथ रहते हैं और उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई नहीं होती। ये हो गया हमारा ग पूरा। ये है घ, शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती। किस प्रकार? कि अमर ज्योति में सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, इसलिए विशेष बच्चे भी साथ में रहकर समाज में अपने आप को स्थापित करना सीख जाते हैं और उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने में कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अगले ये प्रश्न। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हाँ और नहीं में उत्तर लिखना है कि इस संस्था में पढ़ाई लिखाई के साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। तो क्या है? हाँ, सही है ये। अमर ज्योति संस्था की एक शाखा भोपाल में है। भोपाल में है? नहीं, भोपाल में कोई शाखा नहीं है। विकलांगों पर दया न करके इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। हाँ, सही है। फिर है 15 अगस्त की परेड में इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नहीं, 26 जनवरी की परेड में कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। 2003 में भारत में एबिलम्पिक्स का आयोजन किया गया। फिर ये क्या है? हाँ, ये सही है। ठीक है, ये तो हो गया हाँ और नहीं में उत्तर लिखना। आगे है सही विकल्प चुनकर लिखिए। घायल हुए भाई का इलाज कराते समय डॉक्टर तुली के मन में क्या विचार उठा? इलाज कराते समय क्या विचार आया? कि विकलांगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए।
ठीक है, इस देश में विकलांगों के लिए कुछ तो करना चाहिए। फिर है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने से विशेष बच्चों को क्या लाभ होता है? तो समाज में स्थापित होना सरल हो जाता है, कि समाज में रहते हैं तो वो सरल हो जाता है, कैसे रहा जाता है। इन बच्चों के लिए डॉक्टर तूली की समाज से क्या अपेक्षा है? तो इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना अपना कर्तव्य समझें, कि समाज से जोड़ना भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए, यही अपेक्षा डॉक्टर तूली रखती है। फिर है, 26 जनवरी 1995 का दिन अमर ज्योति के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उस दिन अमर ज्योति के बच्चों ने 26 जनवरी की परेड में भाग लिया था। ठीक है, ये तो हो गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है मूल्यपरक प्रश्न। आपने किन गुणों के बल पर शारीरिक रूप से अक्षम मानव सफल नए आयाम स्थापित कर सकते हैं? ठीक है, किन गुणों के बल पर शारीरिक रूप से अक्षम मानव सफल नए आयाम स्थापित कर सकते हैं? तो देखो बच्चों, कहा जाता है कि अभ्यास द्वारा जब मनुष्य अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेता है तो कोई भी मुश्किल या बाधा उसका रास्ता नहीं रोक पाती। दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और कुछ कर दिखाने की भावना ऐसे गुण हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। आगे चलकर यही मानव हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। फ्रांस के फिलिप क्राजोन भी ऐसे ही आदर्श हैं। उन्होंने क्या किया था? जिन्होंने कृत्रिम हाथ पैरों के बल पर इंग्लिश चैनल पार करके नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उनके हाथ जो है कृत्रिम थे, किसी कारणवश वो कट गए थे, तो उन्होंने भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। तो शारीरिक रूप से अक्षम जो होते हैं तो ऐसा नहीं वो कुछ नहीं कर सकते, एक हिम्मत होनी चाहिए, समाज में उनको आदर की भावना से देखना चाहिए, तो वो भी सब कुछ कर सकते हैं। ये हो गया मूल्याधारित प्रश्न। भाषा ज्ञान विलोम शब्द। विदेश, विदेश का क्या आएगा? स्वदेश। अनुकूल, प्रतिकूल, स्थापित, विस्थापित। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं वो वाले। ठीक है, तो स्थापित का क्या होगा? विस्थापित। सराहना, उलाहना। निष्ठावान, निष्ठाहीन। विशेष का होगा साधारण। ठीक है, ये हो गए हमारे विलोम शब्द। प्रश्न है भाषा ज्ञान का, उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करने हैं आपको। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है विदेश, तो विदेश का उपसर्ग क्या है विदेश शब्द में और मूल शब्द क्या है वो अलग अलग करने हैं। वि इसमें उपसर्ग है और देश क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द जो होता है बच्चों, उसका एक शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं हम कुछ भी अलग कर देंगे उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा। ओके, तो वी इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द देश। प्रशिक्षण, प्र क्या है? उपसर्ग है और शिक्षण हो है मूल शब्द। प्रयत्न में प्र उपसर्ग है, यत्न क्या है? मूल शब्द है। संभव में स्म क्या है? उपसर्ग है और भव क्या है? मूल शब्द। साकार, स उपसर्ग और आकार क्या है? मूल शब्द। परिस्थिति में प्र उपसर्ग है, स्थिति क्या है? मूल शब्द। ठीक है, तो इसी के साथ ये दूसरा प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। आगे हम करते हैं तीसरा प्रश्न, इक और इत प्रत्यय वाले शब्द। इक और इत प्रत्यय वाले शब्द आप सभी को पता होगा, उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय दिए गए हैं, इक है और इत है, यानी कि शब्द के अंत में इक आना चाहिए और इत आना चाहिए। तो इक वाले शब्द क्या हैं? प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएंगे वो इक। शारीरिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, सामाजिक, सार्वजनिक। ठीक है, तो देखो शरीर में इक लगा दिया, शारीरिक बन गया। संस्कृत में इक लगा दिया, सांस्कृतिक बन गया। व्यवसाय में इक लगा दिया, व्यवसायिक। सामाजिक में इक लगा दिया, क्या हो गया? समाज में इक लगा दिया, सामाजिक। और सर्वजन में इक लगाएंगे तो सार्वजनिक हो जाएगा।
ठीक है, ये तो हो गए इक प्रत्यय। फिर है इत, समर्पित, प्रतिष्ठित, प्रेरित, आधारित और स्थापित। सॉरी, तो ये हो गए इत प्रत्यय युक्त शब्द। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा पूर्ण होता है। चौथा प्रश्न, र के दोनों रूपों के शब्द। दोनों रूपों मतलब एक तो र होता है स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है। तो बच्चों एक कहावत बताती हूँ आपको, कई बार है ना पता नहीं चलता कि कौन सा र स्वर रहित है। जैसे वाक्य में आ जाता है निर्भर, निर्भर एक शब्द आया है वाक्य में, तो इस शब्द में र लगा है, तो भ के ऊपर जो र है वो छोटा र है या बड़ा, यानी कि स्वर रहित है या स्वर सहित है। तो एक वाक्यांश याद रखिए आप, क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम गोद में लेते हैं, ठीक है, उसको हम कंधे पर बैठाते हैं, तो क्योंकि वो छोटा है, चल नहीं सकता, उसे अभी वो चलने के लिए परिपक्व नहीं है, हमारा साथ चाहिए उसको, ठीक है। और नीचे जो रहेगा बंदा उसको कंधे पर बैठाएगा, वो बड़ा होता है, तो उसके अपने पैर हैं। तो इसी प्रकार जो र ऊपर बैठा हुआ होता है किसी वर्ण के, वो क्या होता है, स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं मिला हुआ था, स्वर का साथ नहीं है, इसीलिए दूसरे वर्ण के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। तो आपको समझना है, ऊपर बैठा है तो स्वर नहीं है, स्वर का साथ नहीं मिला हुआ। जो नीचे रह आया है वो स्वर सहित है, इतनी ताकत है उसमें, स्वर जो जुड़ गया है, इतनी ताकत आ गई है कि वो नीचे आया है और अपने ऊपर किसी शब्द को, सॉरी, वर्ण को बैठा लेता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर स्वर रहित दिए गए हैं कुछ शब्द, कर्तव्य, निर्भर, सार्वजनिक, सर्व, वर्ष, संपर्क। ठीक है, ऊपर र जो लगा है ये, इसमें स्वर नहीं है, आधा है ये र, ठीक है, क्योंकि स्वर के बिना सभी वर्ण क्या होते हैं, सभी व्यंजन क्या होते हैं, आधे ही होते हैं। फिर है स्वर सहित प्रेतन, र प के र पैर में आया है, इसका मतलब उसमें ताकत है, स्वर जुड़ा हुआ है। प्रेरित, प्रतिष्ठा, प्राप्त, प्रयास, यहां पर प के र में आया है, तो पै के पैर में आया है। तो इसी के साथ हमारा ये चौथा प्रश्न खत्म होता है। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो प्लीज, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके नहीं बताते आपको कैसी लगती है। अगर कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप अच्छे से देखते हो, और लाइक भी कर दिया करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है ये, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले कुछ करने को। ठीक है, आप सबके लिए कर रही हूँ तो इतना तो आपका बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, अगर कुछ आपको सुधार चाहिए या कुछ आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता दो कि मैम ऐसा है, ये आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आता है पांचवा प्रश्न, इसमें की और की क्रिया भूतकाल का प्रयोग किस प्रकार होगा। एक योजक चिन्ह होता है की, ठीक है। तो बच्चों की है ना, दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो छोटी ई की मात्रा, एक बड़ी ई की मात्रा। इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो आज ये कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं कि किस प्रकार होता है। ओके, तो देखो, जहां पर भी योजक का अर्थ होता है कि जोड़ना, जहां पर भी दो वाक्यों को जोड़ने वाला की आता है वहां पर की छोटी ई की मात्रा ही आएगी। ओके, किसी के साथ संबंध बताते हैं वहां पर क्या आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, और भूतकाल की क्रिया के लिए भी बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो यहां पर योजक वाली देख लीजिए, जिस प्रकार कल्पना कीजिए कि आप देख नहीं पाते हैं, तो कल्पना कीजिए हो गया, फिर आप देख नहीं पाते हैं, दो वाक्य हो गए। दोनों वाक्यों को एक की ने जोड़ा है तो क के छोटी ई की मात्रा योजक के रूप में आएगी। ठीक है, जहां पर एक वाक्य खत्म होकर दूसरा शुरू होता है, बीच में जो की आती है वो हमेशा छोटी ई की मात्रा होगी उसमें। ओके, आप देखेंगे कि यहाँ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, ठीक है, आप देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर इस की में छोटी ई की मात्रा आएगी। हमने पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को नहीं भेजते, हमने पाया, उसके बाद की लगा है, यहाँ पर भी योजक वाली मात्रा आएगी। अब आगे वाले देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर की संबंध कारक, मतलब किसी का संबंध बताया हो दो का, तो वहां पर बड़ी ई की मात्रा आती है। वे छात्रों की योग्यता देखकर उन्हें पढ़ाते हैं, तो ये वाक्य के बीच में आती है, संबंध बताया जाता है छात्रों का और योग्यता का।
ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। बच्चों की और क्या क्या गतिविधियां हैं, बच्चों का गतिविधियों के साथ संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की, वो की है, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। देश की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, तो देश का और परिस्थितियों का संबंध यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। इस प्रकार से ये हो गया संबंध कारक। अगर संबंध बताया जाता है तो संबंध कारक। फिर है कि क्रिया भूतकाल, दृष्टिहीन व्यक्ति ने कुर्सियां बनानी शुरू की। ठीक है, क्रिया के रूप में कि जो काम हो चुका है, और क्रिया के रूप में की का प्रयोग होता है अंत में आएगी, वाक्य खत्म होने पर। आपने इसकी शुरुआत कैसे की? हमने छात्रों के माँ बाप से बात की। ठीक है, तो यहां पर ये की आएगी। ओके, अब आगे देखते हैं, शुरू करते हैं छठा प्रश्न, अंतिम प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर पाठ में से छांटकर आपको वाक्य लिखना है। वाक्य आपने कर ही रखे होंगे, अगर नहीं कर रखे तो एक वाक्यों की वीडियो मैंने बना रखी है कि ये वाक्य कितने अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्यों के ही बारे में पूछा है। ये 8 प्रकार के होते हैं वैसे, तो ये वीडियो बना रखी है, आप ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइए और देख लीजिए। ठीक है, तो वाक्य लिखिए। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जो प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर निकलकर हमारे सामने आता है, वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो पाठ में ऐसे कौन सा वाक्य, ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे, हमने एक लिया है यहाँ पर। क्या उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है? व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। फिर है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में होता है कि मना करना, ठीक है, कि कोई काम नहीं करना। ये बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनते, निषेध, ठीक है, न नहीं का प्रयोग जहां पर भी होता है, न नहीं और मत का प्रयोग, वो होता है निषेधवाचक वाक्य। फिर है इच्छावाचक वाक्य, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, इच्छावाचक वाक्य में इच्छा जताई जाती है। ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े और इस कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझें। ऐसी इच्छा डॉक्टर उमा तुल्ली की है, जो कि हम सबको मिलकर पूर्ण करनी चाहिए। आपके आसपास में जो भी विकलांग हैं, उनको एक सही दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक आम इंसान ही है, और उनकी सहायता के लिए जितना हमसे बन पाता है जरूर हमें करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ पढ़कर तो मुझे बहुत अच्छा मिला और प्रेरणा भी मिली कि हम भी अपने जीवन में ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़े रह सकते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए और पीछे की जो वीडियो है देखते रहिए, अपना ज्ञान वर्धन करते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।